तो लाल किले के सामने हुए इस धमाके पर आप लगातार कवरेज आज देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के उसी स्पॉट से जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है 6:55 पर बीती शाम। लेकिन तीन बड़ी बातें। सबसे पहली बात, वो कार जिसमें धमाका हुआ वो I-20 कार उमर मोहम्मद की थी। ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए नंबर से फिर ओनर को ट्रैक कर लिया गया है। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है डॉक्टर मुजम्मिल 2900 किलो एक्सप्लोसिव जिसके पास से बरामद हुआ था फरीदाबाद में, वहां पर भी जबरदस्त क्रैकडाउन हो रहा है। अब ये षड्यंत्र और ये तार कैसे जुड़ रहे हैं इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन लिए चलते हैं आपको उमर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मीर फरीद सीधा जुड़ रहे हैं पुलवामा से। मीर, एक बार क्या वहां पर क्या मतलब अगर आप उमर मोहम्मद के घर तक पहुंचे हो, किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि ऐसी कड़ियां जुड़ना मतलब पुलवामा एक हॉटबेड, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है वहां पर आतंकी हमला पुलवामा का, और उसके बाद से फिर से ये तार जुड़ना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वहां पर परिवार वाले क्या बता रहे हैं इस उमर मोहम्मद के बारे में या आसपास के लोग? मीर। अंजना, इस वक्त हम उमर मोहम्मद के घर के बाहर है। डॉक्टर उमर नबी, जो कि अब जो इन्वेस्टिगेशन और जो डिटेल्स बाहर आ रहे हैं इसको किंगपिन जो है माना जा रहा है। फैमिली से हमने बात की, काफी ज्यादा शॉक्ड हैं क्योंकि उनके लिए उमर नबी एक डॉक्टर थे जिन पे उम्मीद ये थी कि जो गुर्बत है, जो गरीबी है, उससे वो बाहर लाएंगे फैमिली को। दिल्ली में उनके हिसाब से वो जॉब कर रहे थे। पिछली जो जुम्मा है उस दिन बात हुई थी इनकी उमर से और उन्होंने कहा कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि वो लाइब्रेरी में जो है आजकल पढ़ रहा है। और उसके साथ साथ फैमिली ये भी कह रही है कि 2 महीने पहले वो यहाँ आया था कश्मीर और बिल्कुल नॉर्मली फैमिली के लिए वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। तो ये एक और इंडिकेशन है जहाँ जिसको आप हाइब्रिड कहें या फिर पिछले 5-6 साल से जब से बहुत जबरदस्त सुरक्षा एजेंसीज की जो मार पड़ी है, जो नेटवर्क्स हैं या फिर जो OGW नेटवर्क है, कोई भी जो है अब वो जमाना नहीं कि ओपनली जो है बंदूक उठा सकता है। तो अंदर ही अंदर जहां ये डॉक्टर थे लेकिन काम जैश का कर रहे थे, स्लीपर सेल थे, वही हमारे सूत्र कह रहे हैं। और फैमिली को भी जो है इसकी कोई भनक नहीं थी। अभी इनकी जो माँ है या 2 भाई हैं उनको पुलिस जो है पकड़ के ले गई है। फिलहाल उनको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया है और फैमिली जो है अभी भी शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फैमिली का माने तो उनको कोई भी इंडिकेशन नहीं थी, कोई भी भनक नहीं थी कि जो डॉक्टर उमर है ऐसा कुछ कर रहे थे। उनके लिए वो एक पढ़ने लिखने वाला ऐसा बच्चा था जिन्होंने इस गरीब फैमिली से उठ के जो है मेडिकल प्रोफेशन चुना और उनकी उम्मीद थी कि आगे जो गुर्बत है उससे उनको बाहर लाएगा। तो फैमिली भी शॉक है, लेकिन बार बार अभी कह रहे हैं कि वो मेडिकल के स्टूडेंट थे और वो डॉक्टर बनने वाले थे। तो किस मीर 3-4 सवाल आपकी बात से। एक तो वहाँ की तस्वीरें अगर आप दिखा दीजिए पुलवामा की। 3 बातें, मतलब आपने खुद ही कहा कि हाइब्रिड वर्कर्स आजकल रहते हैं जो कि एक नौकरी भी करते हैं और स्लीपर सेल के तौर पर भी काम करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट था मेडिकल का, तो फिर ये कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, किस ईयर में था, इसके बारे में क्या जानकारी है? तीसरी बात, परिवार में और कितने लोग हैं? और मतलब अगर इस तरह का रेडिकलाइजेशन एक शख्स का हो रहा था, अभी तो ये भी तय होना है कि क्या वही गाड़ी चला रहा था, नहीं चला रहा था, लेकिन लास्ट ओनर वही बताया जा रहा है। इस तरह की गाड़ी उसने खरीदी है यहाँ पर, क्या इस बारे में उसने फैमिली को बताया था? कुछ इस बारे में जानकारी? अंजना, इस सारे मामले के बारे में, गाड़ी के बारे में फैमिली को कोई जानकारी नहीं थी। और डॉक्टर उमर की बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट था। आज वो जो है अपना कोर्स कंप्लीट करके पिछले कई साल से जो है इस प्रोफेशन में था। पहले कश्मीर में ही जो है जिसको आप कहेंगे जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट बन के अलग अलग हॉस्पिटल्स पे काम किया और पिछले 2 साल से फरीदाबाद में जो ये हॉस्पिटल है वहां काम कर रहा था। और फैमिली का माने तो उनको बाकी जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जो उमर उनके साथ था वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। तो जैसे आपने हाइब्रिड की बात की, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां फैमिली या किसी को कोई भनक नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ऐसी रेडिकलाइजेशन है और ऐसा इंडोक्ट्रिनेशन है कि वो लिंक्स टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होते हैं और इसमें जैश ए मोहम्मद के साथ इसके लिंक जो है अभी तक दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई सारे पहलू जो हैं अभी भी छुपे हैं जो आगे निकलेंगे। जी ठीक है मीर, 3-4 सवाल जो हमने पूछा है, एक बार जल्दी से आप उनके परिवार वालों से भी ये पूछ सकते हैं। आपके पास 2-3 मिनट टाइम है। अब हमारे साथ तीनों फॉर्मर डीजीपी जुड़ गए हैं। फॉर्मर डीजीपी शशिकांत पंजाब के, AK जैन साहब उत्तर प्रदेश के और अशोक जी से हमारी बात हो गई थी। शशिकांत जी, आपके पास आते हुए आपने जितनी जानकारी अभी तक आपको मिली है, आपको क्या समझ में आ रहा है?
ये समझने की बात यह है कि ये तीनों जो है डॉक्टर्स हैं। नॉर्मली जब भी टेररिज्म कहीं पे आता है, कुछ होता है, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नॉर्मली इलिटरेट या कम पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे तीन डॉक्टर्स हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और जिनका की था कि वो दे वांटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी एज सच। नंबर एक। नंबर दो, जो भी इनकी आपस में तीनों के बीच में चर्चा होती थी एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे होती थी। दैट मीन्स वो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म कहाँ से चल रहा था, पॉसिबली पाकिस्तान, हैंडलर वगैरह, ये सब बातें सामने आने वाली हैं। थर्ड, कि इनको इतनी बड़ी तादाद में एक एक कहाँ से मिल गई, एक्सप्लोसिव कहाँ से मिल गया, आईडी का दूसरा जो इक्विपमेंट होता है वो कहाँ से मिल गया। वी ऑल नो दैट दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन डार्क नेट, आ सकता है, पर डार्क नेट में आने के बाद भी इन चीजों को सप्लाई करने के लिए तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था चाहिए। तो एज ऑन डेट मैं समझूंगा, मैं कहूंगा कि इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सब बातें आने वाली हैं। और लास्ट चीज, सबसे बड़ा जो एक खतरनाक पॉइंट खड़ा होता है कि वो ये कि राजीव गांधी का या बेन सिंह के मर्डर के बाद जो अभी तक लग रहा है कि सुसाइड मिशन था। अगर ये सुसाइड मिशन था तो इसका मतलब है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस एजेंसीज को अपना एक नया एसओपी बनाना पड़ेगा, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये लोग जा कहाँ रहे थे? क्या ये बंदा जो था बिल्कुल स्पूक होकर के डर के वहां से भागा, हाँ कितना बेखलाफ वहां पे हुआ है, और भागने के समय में उसने अपना ये हरकत करी। एंड व्हेन ही वाज हाइडिंग, हाउ दे वर इन टच विद ईच अदर, their मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, ये सब बातें भी सामने आने वाली हैं। बिल्कुल थैंक यू। ये तमाम बातें हैं जिसका पता पुलिस को लगाना होगा। तफ्तीश ऐसे ही आगे भी बढ़ रही है। और मैं जैन साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, आप दूसरी तरफ से खड़ी हैं, एक बार जल्दी से दिखाइए क्या अपडेट है। जी अंजना, देखिए मैं यहाँ पे चांदनी चौक की इस तरफ खड़ी हूँ, आपके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जहाँ से पूरा बीच में तो कॉर्डन आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि वो पूरा चौक जो है उसको बंद कर दिया गया है। दाहिने हाथ पे लाल मंदिर नज़र आ रहा है, उसके बगल में गौरी मंदिर जिसके कांच के शीशे खिड़कियों के जो है छिन्न भिन्न हुए थे। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो कॉर्डन है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तमाम पेडेस्ट्रियंस हैं, ग्राहक हैं और दुकानदार हैं। वो हालांकि दुकानें बंद हैं, पर पूरे चांदनी चौक में आप देखिए कि कोई किसी तरह का खौफ नहीं है। हाँ, ज़रूर थोड़े सख्ते में है लोग, जो घटना हुई है पिछले कल रात को, लेकिन भीड़ आप देखिए, लोगों का तांता है। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कोई अपडेट का, आपस में पूछा जा रहा है मार्केट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। पूरी भीड़ है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आतंकियों के कोई मंसूबे जो हैं वो कामयाब हुए हैं। एक जो खौफ फैलाने का मंसूबा था, और एक तरीके से यहाँ पुलिस चौकी पीछे आपको दिख रही है, कुछ इक्का दुक्का होटल भी खुल रहे हैं, तो जिंदगी एक तरीके से पटरी पे। और एक बार जल्दी से जैन साहब के पास चलते हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब, बीच में अब मैं आई भी थी, आपका कनेक्शन कट गया था। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप भी एक बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पुलवामा से दोनों का कनेक्शन होना, डॉक्टर मुजम्मिल का 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट होना, और उसके बाद ऐसा लगता है कि एक फुल फ्लेजेड प्लान जो है वो नहीं, अधकचरे तरीके से एक कार में आकर ये फटाफट यहाँ पर धमाका किया जाता है। और ये शख्स भी, उमर मोहम्मद, जो लास्ट ओनर है इस गाड़ी का, ये भी पुलवामा का निकलता है जहां हमारे सहयोगी पहुंच गए। आपको क्या समझ में आ रहा है जैन साहब? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ है। कौन कौन इसमें थे, किन किन ने रेडिकलाइज किया, हैंडलर्स कहाँ कहाँ हैं, ये वेपन्स और ये सारा जो मटेरियल है ये किस किस ने उपलब्ध कराया, कितने स्थानों की रेकी की गई इनके द्वारा। मेरा ये भी मानना है कि जो पहले से अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं उनका बहुत सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होना चाहिए। बिल्कुल उनको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग टीम्स बनाकर उनसे लगातार पूछताछ होनी चाहिए। ये अगर होगी तो और भी बहुत सी बातें निकल के आएंगी। दूसरा, कल भी मैंने कुछ चैनल्स पे इस बात को कहा कि या तो ये मटेरियल शिफ्ट कर रहा था, एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद से शिफ्ट कर रहा था, इसको कहीं ले जाना था और एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। और अगर जानबूझ के किया गया है तो जैसा सबने कहा, अगर ये सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में एक्ट कर रहे थे तो ये बहुत सीरियस वो है। और इसके लिए हमें सबको मिलकर, एजेंसीज को मिलकर जबरदस्त तैयारी करनी होगी। और ऐसा अगर किया गया है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है अब तक, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ है कि तीन तीन लोगों ने अपने को सुसाइड बॉम्बर बना लिया हो।
तो ये इसके ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है, और अगर ऐसा निकल कर आता है तो बहुत तैयारियां जो हैं करनी होंगी। अभी इस मॉड्यूल में मुझे लगता है और बहुत सी अरेस्ट होना बाकी है। जब सब अरेस्ट हो जाएंगी तब जाके एक आश्वासन रहेगा कि हाँ, अब इसमें आगे चलकर कोई और ब्लास्ट नहीं होने हैं। बिल्कुल। और जैन साहब, आपने जो बात कही है उसको लेकर भी कई लोगों में चर्चा हो रही थी, क्योंकि कोई भी आतंकी अगर घटना को अंजाम दिया जाता है, कई सारी बातें उसमें देखी जाती हैं कि हम क्या एक फिदाइन के जरिए कितने लोगों को मार रहे हैं, या 3-3 लोगों की जान लेकर अगर वो 8-9 टोटल कैजुअलिटी है, तो क्या ये एक्चुअली एक प्रॉपर प्लान था, या फिर फरीदाबाद या किसी जगह पर कुछ एक्सप्लोसिव्स और रखे थे जिनको कैरी किया जा रहा था, गाड़ी में ले जाया जा रहा था, और ऑन द वे जिसको कहते हैं रास्ते में ये धमाका हो गया। बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की कोशिश इस वक्त हो रही है।